गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या इसका मेन हेडिंग क्या है, भोजन के घटक। ठीक है, अध्याय 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, कुछ खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी। ठीक है, जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है, जो भी हम अपने डेली के दिनचर्या में खाते हैं उन सब चीज़ों की हमने क्या किया था, सूची बनाई थी। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था कि भारत के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन खाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैगन का भरता हो सकता है। एक प्रकार का जो भोजन हम खाते हैं तो उसमें क्या रोटी है ना, जिसे चपाती कहा जाता है, दाल और बैगन का भरता ये कॉमन है। तो दूसरे में क्या ले सकते हैं हम, चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। ठीक है, दूसरे खाने में हम क्या ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, सांभर और भिंडी, ये सब चीज़ें क्या है भोजन हम ले सकते हैं, वो बताया जाए। फिर इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कौन कौन सा भोजन खा सकते हैं हम, जिसमें अप्पम, मछली और सब्जियां खा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोला है, क्रियाकलाप फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसमें सब्जी, दाल और क्या है, चपाती दी गई है। ठीक है, अब देखिए आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। ठीक है, हम जब भी खाना खाते हैं तो उसमें अन्न से बना हुआ एक ना एक व्यंजन तो होता ही है, जैसे चपाती होती है या फिर चावल होता है। ठीक है, जो कि अन्न से बना होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। दूसरे प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या हो सकता है, दाल हो सकती है या मांस का बना हुआ कोई भी व्यंजन हो सकता है या सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम, दही, मट्ठा और अचार भी शामिल कर सकते हैं। जैसे हम सब्जी, मांस या हाँ अन्न से बना हुआ कोई एक व्यंजन तो लेते ही है, साथ में हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा दही, मट्ठा या अचार भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। ठीक है, फिर अब देखिए अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छाटिए। अब देखिए हमने अध्याय 1 में सारणी क्रियाकलाप 2 में कुछ सारणी बनाई थी जिसमें कि हमने क्या व्यंजन लिखा था। ठीक है, अब उसको छाटने बोल रहा है। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। ठीक है, अब देखिए कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते यदि हम यात्रा में हो। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम यात्रा कर रहे होते हैं तब हम ये सारी चीजें एफर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम यात्रा में हैं। ठीक है, यात्रा में जो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है हम उसी चीज को खा लेते हैं। ठीक है, तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। जो रास्ते में उपलब्ध होता है या जो हम घर से थोड़ा सा टिफिन पकड़ लेते हैं हम सिर्फ उसी को खा लेते हैं। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सके। कुछ लोग क्या होता है कि हम में से हर किसी को के पास यह चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती जिससे कि हम विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर हर टाइम खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। ठीक है, तो आहार में क्या बोला है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, जैसे कि हमारा शरीर क्या है, कई प्रकार के विशेष प्रयोजन करता है। ठीक है, तो प्रयोजन तो करता है लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी हमें, भोजन से। तो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है वो देखेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, हम जो भी व्यंजन बनाते हैं या जो भी खाना बनाते हैं वो एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये कच्ची सामग्री हमें कहाँ से मिलती है, तो जो हमें पादपों या जंतु से मिलते हैं। ठीक है, ये हमें क्या होता है कि पादप या जंतु से मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारणी दी गई है जिसमें कि कुछ क्षेत्र है और राज्य है। ठीक है,
क्षेत्र, राज्य, अन्य का व्यंजन, दाल, मांस का व्यंजन, सब्जियां और अन्य व्यंजन। अब देखिए क्षेत्र कौन सा है, पंजाब। अब पंजाब में अधिकतर क्या चीजें खाई जाती है, मक्के की रोटी, ठीक है, क्योंकि वहां पर मक्का अधिकतर हो पाया जाता है। अब वो दाल या मांस का व्यंजन में जो दूसरे टाइप का जो भोजन था उसमें क्या ले सकते हैं वो लोग, राजमा लेते हैं, ठीक है। अब सब्जियों में क्या ऐड करते हैं वो लोग, सरसों का साग। और अन्य व्यंजन क्या है, दही या घी। आपने ये सुना भी होगा कि पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत ज़्यादा फेमस है, दही और घी ये सब भी फेमस रहती है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है, चावल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में अधिकतर चावल खाई जाती है एक प्रकार के भोजन में। दूसरे प्रकार में अरहर की दाल तथा रसम, ठीक है, जो चारों एक प्रकार की एक भोजन है जिसे रसम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गई, दाल ले लिए, फिर सब्जियां वहां पर क्या चलती है, कुंदरू की, ठीक है। और अन्य व्यंजन में वो लोग मट्ठा, घी और अचार भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि अब ये जो चीजें बनी है तो ये एक या एक से अधिक कच्ची सामग्री से बनी है जो हमें कैसे मिलते हैं, पादप या जंतु से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। अब देखना है कि ये कच्ची सामग्री हमें काय से मिलती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन कच्ची सामग्रियों में क्या होता है, हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। जिससे जो हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं या जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक घटक है उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, ठीक है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। ये क्या होना चाहिए, हमारे भोजन में ऐड होना चाहिए, ठीक है। इसे संतुलित आहार भी कहा जाता है। यदि ये सारी चीजें हम अपने भोजन में ले रहे हैं मतलब हम अपना संतुलित भोजन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक है। रुक्षांश एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो कि क्या करता है, जो अनपचा भोजन होता है जो हमारे बॉडी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारा में से उसे नहीं पचाता है तो उसे बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। और जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सारे पोषक तत्व रहते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपलब्ध है। अब हम क्या जानेंगे कि कुछ विधियां हैं जिससे कि हम ये जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो परीक्षण है वो अदर पोषक के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होता है। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ परीक्षण करेंगे। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको सोडियम, कॉपर सल्फेट तथा कॉस्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। यदि हम इन प्रयोगों को करना चाहते हैं तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आयोडीन की, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा विलयन की जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ परखनलियां तथा एक ड्रॉपर की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे हम एक्सपेरिमेंट कोई भी करते हैं तो उसमें हमें एक परखनली भी लगेगी, ठीक है, उसे मिक्स करने के लिए। और उसमें डालने के लिए हमें बूंद बूंद से, अब क्या हाथ से तो डालेंगे नहीं, और यदि हम किसी पॉट से भी डालते हैं तो वो क्या होता है, बूंद बूंद में नहीं जाता है, इसलिए हमें उसके लिए क्या लगेगा, एक ड्रॉपर लगता है, ठीक है। इन परीक्षण को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। अब इन परीक्षण को क्या बोला है, पके हुए भोजन या कच्ची सामग्री पर करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य सामग्री पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि जो रसायन या जो भी ये जो रसायन होते हैं वो क्या है, खाने या चखने की चीजें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है केमिकल, और केमिकल हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से भी इसे तैयार करा सकते हैं। यदि आपके पास में कॉपर सल्फेट, आयोडीन या कॉस्टिक सोडा नहीं है तो आप इन्हें कुछ विधियों से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है।
कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक तो मंड के रूप में होगा या फिर शर्करा के रूप में होगा। ठीक है, अब हम इसकी जांच करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पता हमें कैसे चलता है। अब देखिए, हमें कुछ ट्रिक्स बताए गए थे कि यदि हमारे पास में ये आयोडीन, कॉस्टिक सोडा या कॉपर सल्फेट नहीं है तो हम इसे कैसे बना सकते हैं। देखिए, आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला दीजिए, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, आयोडीन का तनु विलयन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि हमें कॉपर सल्फेट विलयन प्राप्त करना है तो हमारे पास यदि ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से हमें अभिष्ट कॉस्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास ये ना हो तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब मंड काय की उपस्थिति दर्शाता है, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसे आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 2, इसमें क्या करना है, हमें मंड का परीक्षण करना है। ठीक है, अब मंड का परीक्षण के लिए क्या करेंगे, हम परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेनी होती है। इसमें तनु आयोडीन विलयन मिला की 2-3 बूंदे मिला लीजिए और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को ध्यान से देखना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी खाद्य सामग्री लेंगे जो कच्ची हो। ठीक है, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे। जैसे नीचे आप देखिए, इन बच्चों ने क्या लिया है, आलू लिया है ना, आलू लिया हुआ है और इससे ये लोग परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मिलाना है, आयोडीन की 2-3 बूंदे मिलाना है। ठीक है, ड्रॉपर से देखिए वो बूंद बूंद डाल रही है काय के ऊपर। आलू को 2 हिस्सों में काट लिया है और उसके बाद में वह एक पॉट में रख के उसके ऊपर 2 से 3 बूंद आयोडीन की डाल रही है। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है कि इस खाद्य पदार्थ में होने वाले रंग वाले परिवर्तनों को देखना है। ठीक है, यदि वह नीला या काला हो जाता है तो उसमें क्या हो गया, नीला और काला है तो उसमें मंड की उपस्थिति है। यदि उसमें मंड की उपस्थिति मतलब उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब देखिए, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.2 में लिखिए। इसमें क्या बोला है कि हम इस परीक्षण को अन्य खाद्य सामग्री के साथ भी कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि इसमें मंड है या नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोटीन के लिए परीक्षण। ठीक है, अब प्रोटीन के लिए परीक्षण देखेंगे तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेना है, जिसमें कि हमें क्या करना होगा, यदि वह खाद्य पदार्थ क्या कैसा है, ठोस है। ठीक है, तो उसका पहले पेस्ट बनाना पड़ेगा या हमें चूर्ण बनाना होगा। ठीक है, यदि पेस्ट और चूर्ण बना लेते हैं उसके बाद में हमें क्या करना होगा, उसकी थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल देना होगा। ठीक है, उसका जो पेस्ट है या उसका जो चूर्ण बनाया है उसे हमें एक परख नली में डाल देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसमें 10 बूंद जल डालकर अच्छे से हिलाना है। ठीक है, उसमें 10 बूंद जल की डालकर ड्रॉपर की सहायता से उसमें 10 बूंद जल डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का विलयन डालना है। ठीक है, यदि हमें प्रोटीन का परीक्षण करना है तो उसमें क्या करना होगा, परख नली में पेस्ट लेना होगा। उसके बाद में क्या करना होगा, उसमें 10 बूंद जल की मिलाकर अच्छे से हिलाना होगा। फिर ड्रॉपर की सहायता से 2 बूंद कॉपर सल्फेट की और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा की मिलाना होगा। ठीक है, अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। ठीक है, अब अच्छी तरह से उसे मिला लीजिए और कुछ देर के लिए परख नली को छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर ये बच्चा कर रहा है, कॉपर सल्फेट है, कॉस्टिक सोडा है। ठीक है, ड्रॉपर है उसके हाथ में, परख नली है, उसने चूर्ण लिया, पानी लिया, कॉस्टिक सोडा की 2 बूंदे, कॉपर सल्फेट की 10 बूंदे और क्या कर रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, फिर क्या है, आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया। अब देखना है कि क्या परख नली का जो पदार्थ है वो कैसा कलर का हो गया, बैगनी रंग का, पर्पल
रंग का हो गया क्या, ठीक है। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। बैगनी रंग कौन से किसकी उपस्थिति दर्शाता है, प्रोटीन की, ठीक है। अब आप इसे दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वसा के लिए परीक्षण, ठीक है। अब वसा के लिए परीक्षण करना है तो क्या करना होगा, खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेना है, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए, ठीक है। एक कागज के टुकड़े में लेना है और उसे कूटना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक खाद्य पदार्थ है, आपको दिया है कच्चा आलू दिया है, दूध है, मूंगफली, बिना पका चावल, पका हुआ चावल, सूखा नारियल, बिना पकी अरहर की दाल, पकी हुई दाल और किसी सब्जी का एक टुकड़ा, किसी फल का एक टुकड़ा या उबला अंडा या का सफेद भाग, ठीक है। आपको इन पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है और इस सारणी को भरना है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या वसा है, ठीक है। अब देखिए वसा के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेनी होगी, उसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटना होगा, ठीक है। अब ध्यान हमें ये रखना है कि वह कागज का टुकड़ा फट न जाए, ठीक है। ध्यान हमें क्या रखना है कि कागज का टुकड़ा फटना नहीं चाहिए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। अब कागज को हमें सीधा कर लेना है, ठीक है, ओपन कर लेना है और उसे ध्यानपूर्वक देखना है। यदि उसमें तेल के धब्बे नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, यदि उसमें तेल के धब्बे नजर आ रहे हैं तो उस कागज को क्या करना है, सूर्य के प्रकाश के सामने लाना है और उसमें से आपको देखना है कि क्या इन धब्बों से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, ठीक है। उन धब्बों के अंदर से आने वाला धुंधला प्रकाश आपको दिखाई देता है या नहीं, ठीक है। यदि कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है, जो कागज पर लगा हुआ तेल का धब्बा है वह खाद्य पदार्थ में काय की उपस्थिति दर्शाता है, वसा की, ठीक है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें जल की भी मात्रा हो सकती है, तो उस दशा में हमें क्या करना है, तो इस दशा में इस पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए। अब सुखाने से क्या होगा, पानी की जो मात्रा है वो सारी सूख जाएगी और बचेगा क्या उसमें, ऑयल, ठीक है, तो उसमें तेल के धब्बे बचेंगे। फिर खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यदि वह कागज गीला भी हो गया, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, हम सुखाएंगे और यदि उसमें सिर्फ पानी ही है तो वह सूख जाएगा, उसमें हमें तेल के धब्बे नजर नहीं आएंगे, तो इससे क्या साबित होगा कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, ठीक है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या वसा, प्रोटीन और मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिसका हमने परीक्षण किया है। देख, क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो, ठीक है। अभी तक जिसने भी एक्सपेरिमेंट किए इसमें ऐसा हमें नहीं मिला जिसमें कि कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, लेकिन जो आपको सारणी में जो चीजें दी गई है उस पर एक्सपेरिमेंट करके आपको सारणी में भरना है कि क्या इसमें पोषक तत्व है या नहीं। और इसमें क्या बोल रहा है कि क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक भी पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं, बिल्कुल। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है, ठीक है। हमने कौन कौन से पोषक तत्वों का परीक्षण किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, ठीक है। अब विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें की आवश्यकता होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तो ये तो हमारे खाद्य पदार्थ में रहते ही रहते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट और कौन कौन सी चीजें, विटामिन भी है और खनिज लवण भी। तो अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारे पोषक तत्वों में या खाद्य पदार्थों में शामिल है या नहीं और ये हमारे लिए कैसे जरूरी है, ठीक है। देखिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब जो ये विभिन्न प्रकार के पोषक है ये हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं ये देखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करेगा, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और वसा से भी हमें ऊर्जा ही मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा समान है तो इससे हमारे बॉडी को और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी
कहती है। जिस भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो उन भोजनों को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं। क्या क्या है डायग्राम्स, देखिए इसमें क्या दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं ना, कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन चीजों से मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है, शकरकंदी है, आलू है, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम और मक्का। ठीक है, तो इन सब चीजों में क्या मिलता है, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, देखिए चावल तो हम खाते ही हैं, गेहूं भी हमारे इसमें रहता ही है, बाजरा मतलब एक प्रकार का ये रहता है। ठीक है, अन्न रहता है जो कि हमारे इधर तो नॉर्मली नहीं होता है, तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मक्का भुट्टा हमारे इधर होता ही है। ठीक है, आम है, आम में कार्बोहाइड्रेट होता है, तरबूज में होता है, पपीता, गन्ना, आलू और शकरकंदी में। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। यदि किसी को इसकी कमी हो तो ये सब चीज़ें खानी चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड में क्या दिया गया है, मूंगफली है, सूरजमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, तिल है और गिरी है। तो अब बताइए इनमें ये काय के होना चाहिए, काय के स्रोत होना चाहिए, क्योंकि सारे ऑयली है, ऑयली मतलब वसा। ठीक है, फेट, तो ये काय के होना चाहिए, वसा के स्रोत होंगे। ठीक है, अब देखिए मांस है, मछली है, अंडे है, दूध है, घी है, क्रीम, मक्खन। ठीक है, ये क्या है, वसा के कुछ स्रोत है। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या है, ये हमें कैसे मिलते हैं, पादपों से मिलते हैं, है ना, मिलते हैं। ये सारे कैसे मिलते हैं, हमें पादप से मिलते हैं, और ये कैसे मिलते हैं, हमें जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है, मछली जंतु, अंडा मिल रहा है हमें जंतु से। ठीक है, क्रीम दूध की बनी है। ठीक, मक्खन दूध हमें कैसे मिलता है, जंतु से मिलता है, जिससे कि घी भी बनाया जाता है। ठीक है, मांस भी हमें जंतु से मिलता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर और फिगर दिया गया है, चना है, मटर, मूंग, तुअर दाल और राजमा और सोयाबीन। ठीक है, एक डायग्राम में ये दिया गया है, ये काय के है, प्रोटीन के स्रोत है। इससे हमें प्रोटीन मिलता है, मटर से, चना से, मूंग, तुअर दाल और राजमा से और सोयाबीन से, इससे हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, अब ये क्या है, इसके पादप स्रोत है, क्योंकि ये सारे कैसे मिल रहे हैं, हमें पादपों से मिल रहे हैं। ठीक है, और अब नीचे क्या दिए गए हैं, ये कौन से है, जंतु स्रोत है। ठीक है, जिसमें कि मांस है, मछली है, पनीर है, अंडे है और दूध है। ठीक है, पनीर कैसे बनेगा, दूध से बनेगा, तो दूध हमें कैसे मिलता है, जंतु से मिलता है, अंडा जंतु से मिलता है, दूध जंतु से मिलता है, मछली जंतु है और मांस भी हमें जंतु से मिलता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से और दिए गए हैं, देखिए, और ऊपर में डायग्राम्स दिए गए विटामिन ए के कुछ स्रोत। ठीक है, कि विटामिन ए हमें किस किस चीजों में मिलता है। ठीक है, दूध है, मछली का तेल, आम, गाजर और पपीता, इनमें हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर और पपीता है ना। दूध अवेलेबल है, आप दूध पी सकते हैं यदि आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो ये सब चीजें आप खा सकते हैं। ठीक है, अब विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से, गेहूं है, चावल है और यकृत है। ठीक है, तो आपको अपने भोजन में ये आहार लेने हैं। ठीक है, जिससे कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सारी चीज़ों की यदि कमी है तो इसकी पूर्ति हो जाए। ठीक है, अब विटामिन सी के स्रोत देखेंगे, ये अधिकतर खट्टी चीज़ें होती है। ठीक है, जिसमें संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, विटामिन सी के स्रोत, जिससे कि हमें विटामिन सी मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं, दूध है, मक्खन है, यकृत है, अंडा है और मछली है। ठीक है, ये काय के हो गए, विटामिन डी के स्रोत हो गए। ठीक है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। अब देखिए आगे बढ़ते, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता हमें काय के लिए होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर की वृद्धि के लिए। यदि हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो शरीर की वृद्धि भी अच्छे से नहीं होगी और हमारा शरीर स्वस्थ भी नहीं रह सकता। ठीक है, और प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि
हमारे भोजन में यदि अच्छी मात्रा में प्रोटीन है तो हमारा शरीर कैसा होगा, बिल्कुल स्वस्थ होगा। ठीक है। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है। विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के आंख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इसीलिए विटामिन की चीजें हमें खानी चाहिए। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब विटामिन के कुछ समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे इन सारे विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। अभी देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो विटामिन दिए गए हैं हमारे शरीर को इसकी अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आंखों को स्वस्थ रखता है। जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। जो विटामिन सी है वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है। ठीक है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने से हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है। तो कैल्शियम का उपयोग हम नॉर्मली ऐसे नहीं कर पाते तो क्या होता है, तो क्या है, विटामिन डी वाली चीजें खानी चाहिए जिससे कि हमारे अस्थि और दांत मजबूत हो, जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। ठीक है। फिर विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए, जिससे कि जो कि हमने अभी ऊपर में ये सारे डायग्राम्स पढ़े। ठीक है। अब आगे देखिए फिर से यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं जिसमें कि पालक के स्रोत दिए गए हैं, है ना, फास्फोरस के स्रोत दिए गए हैं, सॉरी आयोडीन के स्रोत है और फास्फोरस के स्रोत है। देखिए मछली है, नमक है ना, पालक है और अदरक है। ये काय के है, आयोडीन के स्रोत है। यदि हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमें आयोडीन की कमी होने से घेंगा रोग होता है ना। अब आगे देखिए फास्फोरस के कुछ स्रोत क्या है, मिर्च है, केला है, गेहूं है, चावल है और दूध है। ये काय के स्रोत हो गए, फास्फोरस के। अब देखिए लोह के कुछ स्रोत जिसमें कि लोह होता है। ठीक है। अमरूद है, सेब है, पालक है और यकृत है। इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है। बोलते हैं ना पालक खाओ और मजबूत बनो, जिससे कि हमारे बॉडी को लोहा मिलता है। अब देखिए कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं, दूध और अंडा। यदि किसी की बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो उससे सबसे ज्यादा क्या, दूध और अंडा खाना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखिए हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। ठीक है। हमारा जो शरीर है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। ठीक है। आजकल क्या है, लोग सूर्य के प्रकाश में रहना पसंद नहीं करते हैं, है ना, जिससे कि क्या होता है, उनके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। यदि हम भोजन तो ले रहे हैं लेकिन उसमें यदि विटामिन डी की कमी की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो हमें क्या करना चाहिए, सूर्य के प्रकाश में 1 घंटा बैठना चाहिए मॉर्निंग के टाइम। ठीक है। जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। अब देखिए हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ठीक है। हमारे शरीर में खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। जितने भी खनिज लवण है वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और उचित विकास के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। देखिए खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। ठीक है। अभी जो हमने देखा, अधिकांश खाद्य पदार्थों में 1 से अधिक पोषक होते हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि अधिकांश जो खाद्य पदार्थ है उसमें 1 से अधिक पोषक भी पाए जाते हैं। आपने भी सारणी 2.2 में प्रक्षणों को लिखते समय इस बातों का अवश्य देखा होगा। ठीक है। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। ठीक है। क्या बोला है कि कोई भी कच्ची सामग्री में कोई एक पोषक तत्व की मात्रा निश्चित मात्रा से दूसरे पोषक तत्व की मात्रा अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों
से अधिक होती है। जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक है। तो यह दूसरे पोषकों से अधिक चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। जिसके भी बॉडी में यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आपको सबसे ज़्यादा चावल खाने चाहिए, है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक, इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। जो आहारी रेशे रुक्षांश, इसकी आवश्यकता होती है और जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया कि जो आहारी रेशे वो काय के नाम से जाने जाते हैं, रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। रुक्षांश क्या होते हैं मैंने बताया है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जैसे कि क्या कौन कौन से हुए रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत खाद्यान्न है, ठीक है, दाल है, आलू है, ताजे फल और सब्जियां, ये काय के स्रोत है? रुक्षांश के। इन्हें खाने से हमारे बॉडी में रुक्षांश की कमी पूरी होती है, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को क्या करते हैं? पोषक प्रदान करते हैं और फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, ठीक है। ये हमारे शरीर को क्या करते हैं? पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे लिए क्या है? आवश्यक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो रुक्षांश है वो बिना पचे भोजन को क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यदि हम भोजन खाए जा रहे लेकिन हम जल नहीं पी रहे तो हमारी बॉडी तो जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है या जो हमारा भोजन है उसमें जो भी पोषक तत्व हो गए वो हमारी बॉडी उसे अच्छे से अवशोषित या ऑब्जर्व नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसमें पानी नहीं है। पानी क्या करेगा कि हमारे भोजन में से पोषकों को अवशोषित करने में सहायता करता है, ठीक है। और क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना, तो उसे क्या करता है? यह मूत्र और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, जो भी वेस्टेज चीज़ें होती है उसे हमारे मूत्र और पसीने के रूप में बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से भी प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं। जैसे नॉर्मली हमने दूध पी लिया, जल पिया, पानी से तो होगा ही, दूध पी लिया, और क्या पीते हैं? हम चाय पीते हैं, या जिसमें भी हम पानी का यूज करते हैं उससे भी हमारे शरीर में जल की कमी पूरी हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी भोजन बनाते हैं ना, आगे बोला है कि इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। बिना पानी के हम कोई भोजन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये सब चीजें भी क्या करती है? हमारे शरीर को हमारे शरीर में जल की पूर्ति करती है, ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 3 में क्या बोला है? एक टमाटर अथवा आलू जैसा कोई फल ले ले, है ना। अब जल किन किन खाद्य पदार्थों में होता है उसका एक्सपेरिमेंट। जैसे टमाटर और नींबू जैसा कोई भी फल ले सकते हैं हम इसे, है ना। उसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लीजिए और ऐसा करते समय हाथ गीले होते हैं क्या? इसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? ठीक है, जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो हमें देखना है कि हमारा हाथ गीला हो जाता है, होता है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलता है कि इसमें पानी की मात्रा है, ठीक है। और ठीक है, अब हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, ठीक है। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ है, जैसे टमाटर को काट लो तो आपके हाथ तो पूरे गीले हो जाने हैं और टमाटर में से अलग पानी भी निकल के आ जाता है, नींबू से भी निकल कर आ जाता है ना। ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ है जिसमें कि जल की मात्रा होती है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जो खाद्य पदार्थ में पानी जल पाया जाता है उसी से हमारे शरीर में अधिकतर पानी की कमी पूरी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल भी डालते हैं। जैसे हमको सब्जी बनाने हैं, चावल बनाने हैं या कोई भी चीज़ बनानी है तो हमें उसमें क्या डालना होता है? जल डालना ही होता है, ठीक है, जिससे कि पानी मिल जाता है हमारे शरीर को। अब देखिए संतुलित आहार, कि हमारे बॉडी के लिए संतुलित आहार कौन से हैं। सामान्यतः पूरे दिन में
जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है, हम जो दिन भर में जो भी चीजें खाते हैं उसे क्या कहा जाता है, आहार कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में कुछ हमारे आहार हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है, क्या होना चाहिए कि हम जो भी भोजन खाते हैं, है ना, उसमें इतने पोषक तत्व होना चाहिए जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। ठीक है, यदि हम जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व की मात्रा है ना ही तो अधिक होनी चाहिए और ना ही तो कम होनी चाहिए। अधिक होगा तो नुकसान है, कम होगा तो नुकसान है। ठीक है, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, संतुलित आहार मतलब हम जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की एक उचित मात्रा होना चाहिए, है ना। हम एक क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेंगे जिसे संतुलित आहार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है क्या? यदि हम उसे सादा भोजन कर रहे तो खा सकते हैं। ठीक है, क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? ठीक है, जो हमारा संतुलित आहार है वो हमारे शारीरिक कार्य पर भी निर्भर करता है क्या आप यह सोचते हैं? ऐसा बोल रहे हैं। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट बनाना है और जांचना है कि प्रतिदिन जो भी भोजन खा रहे हैं आप उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित है या नहीं। ठीक है, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी हमें खाद्य पदार्थ दिए गए हैं इससे क्या होता है, हमें कई प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, क्या बोला है कि हम थोड़ा व्यय करके भी हम यह संतुलित आहार खा सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। ठीक है, उचित प्रकार का भोजन करना तो चाहिए ही, साथ में क्या करना चाहिए, उसे अच्छे से पकाना भी चाहिए। यदि कोई भी सब्जी आधी पकी हुई है और हम उसे खा रहे हैं और हमारी बॉडी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या होगा, रुक्षांश की मदद से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें उसका जो पोषक तत्व है वो मिला क्या, नहीं मिलता है ना। अब देखिए, ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो, ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें पर्याप्त पोषक वाला भोजन तो लेना ही लेना है, साथ में उसे पकाने पर भी डिपेंड करता है। उसे ऐसा पकाइए ताकि उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वह नष्ट न हो। ठीक है, यदि हम उसको पकाते ही पका रहे बहुत ज्यादा पका लिए हैं और उसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो गए तो क्या मतलब रहा, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा ना हमारे उस खाने का। ठीक है, तो क्या बोला है कि फिर पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं ना, जैसे कि हम किसी भी भोजन को पकाते हैं तो बहुत से पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम चावल को धोते हैं तो कुछ लोग क्या होता है 4-5 बार धोते हैं, जिससे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो अधिकतर नष्ट हो जाता है। जैसे फिर बोला है छिलका उतार कर यदि सब्जियों को फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनकी कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। जैसे हम छिलका उतार कर कुछ सब्जियों को धोते हैं या फलों को धोते हैं तो क्या होता है, उसमें जो विटामिन पाए जाते हैं वह अधिकतर मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। देखा होगा आपने कि जो सब्जी और फलों के की जो त्वचा होती है उसका जो छिलका होता है उसमें कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे क्या होता था कि पहले जो आलू है उसे छिलका पहले उसे पूरा अच्छे से धो लिया जाता है, फिर कट करके ही सब्जी में डालते थे, लेकिन अब क्या है, हम उसे पूरा छिलका उतार लेते हैं और फिर कट करके धोकर उसे पकाते हैं, जिससे कि बहुत सारे विटामिन और खनिज लवण वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है,
फिर चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि चावल को 2-3 बार धो रहे हैं और दाल को भी हम धोते जा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें जो विटामिन और खनिज लवण है वो भी उससे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। फिर बोला है हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद जो है वो बढ़ता है। ठीक है। हम कच्चा भोजन खाएंगे तो वो अलग लगेगा और यदि हम उसे पकाकर खा रहे तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। तथा इसे पचाने में आसानी होती है। ठीक है। क्या होता है कि उसे पचाने में भी आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है ना। अभी इससे पहले भी हमने पढ़ा कि पोषक किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि क्या होता है कि हम किसी भोजन को पका रहे हैं और उसमें हमने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है। ठीक है। तो जैसे हम सामान्य तौर पर क्या होता है कि जैसे हमें क्या करना होता है, चावल बनाना है तो चावल में क्या है, अब गिनकर पानी डालिए कि इतना चावल है तो इसमें इतना पानी लगेगा। ठीक है। तो क्या होगा कि उसमें जो विटामिन से है या खनिज लवण है वो वेस्ट नहीं होगी। यदि हमने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया और बाद में उसे हमें बाहर फेंकना पड़े तो उससे जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन, प्रोटीन जो भी चावल में है वो सब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और खराब हो जाता है। ठीक है। तो वही बताया कि यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंका जाता है तो उसमें जो कई प्रकार के जो लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण है उसकी हानि हो जाती है। ठीक है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। जैसे ही पकाते हैं हम किसी भी सब्जी को तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है तो वो क्या होता है, गर्मी की वजह से अधिकतर नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। ठीक है। फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियों में जो सलाद होता है हम वो ले सकते हैं। ठीक है। जिससे कि बहुत से पोषक तत्व नष्ट नहीं होंगे और हमारी बॉडी को आसानी से मिल भी जाएगा। ठीक है। बुझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। वह सोच रहा है कि क्या हर समय सिर्फ वसा युक्त भोजन ही खाना चाहिए। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देता है। ठीक है। आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा युक्त जो भोजन है वह ज्यादा एनर्जी देता है। तो वह मुझे सोच रहा है कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाने से अच्छा है कि हमें एक कटोरी वसा युक्त भोजन खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को अधिक ऊर्जा मिले। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसे तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। ठीक है। अधिकतर क्या क्या बोल रहा है वो कि हम इसमें वसायुक्त भोजन लेना चाहिए। वसायुक्त भोजन में जैसे समोसा हो गया, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब खाना चाहिए बोल रहा है। ठीक है। जिससे में अधिकतर क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? बिल्कुल भी नहीं, निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यदि हमारे बॉडी में वसा अधिक मात्रा में हो जाएगा तो हम अत्यधिक फूल जाएंगे। हमारे बॉडी का जो मोटापा है वो एकदम से बढ़ जाएगा, जो हमारे बॉडी के लिए या हमारे लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। ठीक है। अब देखिए अभावजन्य रोग, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभावजन्य रोग। ठीक है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है। ठीक है। खाने के लिए जितना उसको भोजन चाहिए वह क्या कर रहा है, वह खा रहा है। ठीक है। तो अभावजन्य रोग होता क्या है कि किसी भी प्रोटीन या विटामिन या खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा से लंबे समय तक यदि पीड़ित है या लंबे समय तक उसके बॉडी में इन पोषक तत्वों की कमी है तो उससे होने वाले जो रोग होते हैं वो क्या होते हैं, अभावजन्य रोग होते हैं। ठीक है। अब देखिए, लेकिन कभी कभी इसके भोजन में किसी विशेष पोषण की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। अभी बताया मैंने कि यदि हमारे लिए हमें जो व्यक्ति को जो खाने के लिए भोजन चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में तो मिल रहा है, पर कभी कभी क्या होता है कि उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और यह पोषक तत्वों की कमी यदि लंबे अवधि तक चल रही है, लंबे टाइम तक चल रही है तो वह उस पोषक तत्वों के अभाव के कारण कुछ रोग से ग्रसित हो जाता है।
एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि हमारे बॉडी में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है उसमें रोग उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहा जाता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पाता तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो सकती है? यदि हमारे भोजन में प्रोटीन की कमी है और हम पर्याप्त मात्रा में उसे नहीं ले रहे तो हमारे साथ ये सब चीजें हो सकता है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकता है, बालों का रंग उड़ सकता है, त्वचा की बीमारियां हो सकती है या पेचिस भी हो सकता है। ठीक है, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। आपने आसपास भी कभी नोटिस किया होगा या कहीं आपको जाते आते भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिसकी हाइट बहुत कम होती है ना, तो क्या होता है कि उनके शरीर में लंबे टाइम से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही क्या होते हैं, उनके बॉडी से लंबे टाइम से अनुपस्थित रहते हैं, उनके बॉडी में वो नहीं पाए जाते, जिससे कि उनकी जो वृद्धि है वो एकदम से रुक सी जाती है। फिर वो क्या होता है कि धीरे धीरे उस कमी से इतने ग्रसित हो जाते हैं कि वह कैसे हो जाते हैं, बोल रहा है दुबले पतले हो जाते हैं, वह इतने दुर्बल हो जाते हैं कि अच्छे से चल भी नहीं पाते। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाई गई है। अब 2.3 में कुछ सारणियां रोग दर्शाए गए हैं। ठीक है, आपको इसे देखना है। तो भैया खा लेंगे ना, आप मत खाना, ज्यादा थोड़ी है, आपके लिए दी भी नहीं मैंने। चलिए देखते हैं क्या बोला है कि विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। ठीक है, यदि हमारे बॉडी में कई प्रकार के विटामिन और खनिज लवणों का अभाव है तो हमारे शरीर कैसा हो सकता है, विभिन्न प्रकार के रोगों और विकृतियों से ग्रसित हो सकता है। ठीक है, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यदि हम अपने भोजन में संतुलित आहार शामिल कर रहे हैं तो ये सारे पोषक तत्वों की कमी पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं और जो भी इससे होने वाले रोग है उसको रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का जो वितरण है वो कैसा है, सामान्य है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चीजें खाई जाती है। ठीक है, इतनी विविधता होती है लेकिन फिर भी उनके जो आहार में जो पोषक तत्व है वो कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ सारणी है जो विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग या विकार है। ठीक है, कुछ आपको विटामिन दिए गए हैं, उससे होने वाले रोग है और इसके लक्षण है कि यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे तो आपको समझ जाना है कि हमें किस विटामिन की या किस चीज की कमी हो रही है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए, इसमें क्या है, क्षीणता है या दृष्टिहीनता। ठीक है, क्षीणता दृष्टिहीनता। अब इसके लक्षण कौन कौन से है? कमजोर दृष्टि। आपको यदि विटामिन ए की कमी है तो आपकी जो दृष्टि हुआ कैसे हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अंधेरे रात में कम दिखाई देने लगेगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो विटामिन ए है वो अधिकतर क्या करता है, आपके आंखों पर असर बताता है कि आपको आंखों से कम दिख रहा है, रात में नहीं दिखाई दे रहा है या कभी कभी तो पूरा नहीं दिखाई देता है, तो आपके शरीर में क्या है, विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है, अब विटामिन बी,
तो विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? यहाँ दिया नहीं है, इससे होता है हमें रतौंधी, ठीक है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है और विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। और इसमें इसके लक्षण कौन कौन से हैं? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, ठीक है। यदि हमारे शरीर में क्या हो गया, विटामिन बी की कमी है, तो हमारे जो पेशियां हैं वो कैसी हो जाएगी? दुर्बल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और जो हमारे काम करने में जो जितनी भी एनर्जी है वो कैसे करने वो होने लगेगी, कम होने लगेगी, हमें ऐसा एकदम कमजोरी सा महसूस होने लगेगा, ठीक है। अब विटामिन सी देखिए, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक। अब देखिए विटामिन सी के कौन कौन से लक्षण हैं? मसूड़ों से खून आना, ठीक है। विटामिन सी की यदि कमी है तो मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, ठीक है। तो विटामिन जो सी है वो घाव भरने में सहायक है, ठीक है। यदि हमारे शरीर में वो नहीं है तो घाव भरने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अब विटामिन डी, रिकेट्स, तो ठीक है, इससे होने वाला रोग रिकेट्स है, जिससे कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ठीक है। बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिसकी बॉडी बिल्कुल ऐसी मुड़ सी जाती है ना, किसी के हाथ की अस्थि हो जाएगी, किसी के पैर हो जाएगा, या किसी बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा मुड़ सा जाता है, मुलायम होगा, तो उससे तो वह कौन से रोग से पीड़ित होता है? रिकेट्स से, जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से होता है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम, कैल्शियम अस्थियां और दंत क्षय, ठीक है। इससे होने वाला रोग कौन सा है? अस्थियां और दंत क्षय होता है, जैसे कि कमजोर अस्थियां होती है और दंत क्षय हो जाता है, ठीक है। हमारे जो दांत है वो बिल्कुल ऐसे गिरने लगेंगे और हमारी अस्थियां भी बिल्कुल सी कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द बनने लगेगा, ये सब क्या है? बाल पकने लगेंगे। ये सब क्या काय की कमी की वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में काय की कमी हो जाती है? आयोडीन की, ठीक है। आयोडीन की कमी होगी तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर में घेंगा रोग हो जाएगा, जैसे गॉइटर भी कहा जाता है। अब इससे क्या, इसके लक्षण कौन कौन से हैं? गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, ठीक है, जो घेंगा रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि बिल्कुल फूल सी जाती है और बच्चों में मानसिक विकलांगता आती है, यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी है तो, ठीक है। जो बच्चा है वो मेंटली कमजोर रहता है। अब देखिए लोहा, ठीक है। लोहा से क्या है? अरक्तता है, जो कि कमजोरी इसका लक्षण है। यदि हमारे बॉडी में एकदम वीकनेस लग रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे बॉडी में लोहे की कमी है। लोहे की कमी क्या है? हम लोहा खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो लोहा के लिए क्या क्या दिया हुआ था? पालक दिया हुआ था, है ना। ये सारी चीजें तो हमें क्या करना होगा? पालक खाना होगा, जिससे कि हमारे बॉडी में लोहे की कमी को पूरे किया जा सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। अब कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व थे? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, ये सब क्या है? हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व है, ठीक है। अब नीचे देखिए निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व था जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा दे रहा था? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और वसा है। दोनों की जो इक्वल मात्रा है उससे हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है। अब पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, कौन सा पोषक है जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए जरूरी है? तो यदि हमारे बॉडी में क्या होता है? प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो उससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक सी जाती है, ठीक है। तो इसमें आएगा प्रोटीन, ठीक है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, ठीक है। अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि विटामिन ए की यदि हमारे शरीर में कमी है तो क्या होगा? हमारी जो दृष्टि है या हमारी आंखों की जो रोशनी है वो बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें विटामिन ए हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब अस्थियों के लिए कौन सा था? विटामिन डी था, ठीक है। देख लेते हैं हम। देखिए अस्थियों के लिए विटामिन डी था, है ना। विटामिन डी की वजह से अस्थियां मुड़ सी जाती है, ठीक है। अब देखिए दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें मुख्य पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब दो ऐसे खाद्य पदार्थ के नाम लिखने हैं हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके कि जिसमें दो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि वसा, मंड, आहारी रेशे और प्रोटीन है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें खाद्य पदार्थों के नाम लिखना होगा जिसमें कि
कोई भी दो जिनमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाए, जैसा वसा है, वसा आलू में देखा था हमने इसका एक्सपेरिमेंट करके, सॉरी मंड में, ठीक है। और ये सब चीज़ें भी प्रोटीन का भी एक्सपेरिमेंट करके हमने 2.1 सारणी में बनाया है, ठीक है। आपको उससे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रू एंड फॉल्स दिया गया है। अब हम इसमें देखेंगे, देखो केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं क्या? जितनी भी पोषण आवश्यकता है हमारे बॉडी को, क्या सिर्फ चावल से ही पूरी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हमें दूसरे भी खाद्य पदार्थ खाने होंगे, ठीक है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है क्या? यदि हम संतुलित आहार खा रहे हैं तो क्या हम अपने शरीर को अभावजन्य रोगों से बचा सकते हैं? बिल्कुल। यदि हम संतुलित आहार खाएंगे तो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी ही नहीं होगी। यदि कमी नहीं होगी तो हमारे शरीर रोगों से ग्रसित ही नहीं होगा, है। अब शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए, बिल्कुल। यदि हम संतुलित आहार खा रहे तो उसमें हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने होंगे, क्योंकि एक ही खाद्य पदार्थ में सारे जो भी पोषक तत्व है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्या है कि शरीर में जो पोषक तत्व है उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस ही खाना जरूरी नहीं, इसके लिए हमें दूसरे भी पोषक तत्व इसके लिए हमें दूसरे भी खाद्य पदार्थ खाने होंगे। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या है, खाली स्थान विटामिन डी के अभाव से होता है। तो डी के अभाव से होने वाला रोग कौन सा है? रिकेट्स है, ठीक है। अब खाली स्थान की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की वजह से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी होता है। तो रतौंधी काय की कमी से होता है? विटामिन ए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।